आदेश 8 इस पर बात हो रही थी। लिखित कथन किसका होता है, कब तक प्रस्तुत किया जा सकता है, उसमें क्या क्या होना चाहिए, उसमें जो कुछ होना चाहिए उसे कहने का ढंग क्या हो सकता है, इन सारी बातों पर बात चल रही थी। एक प्राइमरी, एक बड़ी सामान्य सी कुछ बातें बताई गई थी आपको कि ये चीजें उसमें होनी चाहिए। विशेषकर वहां पर बात आई थी कि अगर समय सीमा ये आदेश 8 नियम 1 में निश्चित कर दी गई है कि कितने समय के भीतर आपको लिखित कथन प्रस्तुत कर देना है, तो वो समय सीमा जो विधायिका ने निश्चित की है उसकी प्रकृति क्या है? क्या उस सीमा के बाहर किसी भी दशा में लिखित कथन प्रस्तुत करने के लिए अवधि ये अनुज्ञात की जा सकती है या नहीं, ये सवाल पैदा हुआ। लास्ट में जो बात आई थी कि 2002 में सिविल केसेस की पेंडेंसी, इसे देखते हुए और सिविल केसेस के निस्तारण में होने वाले विलंब, इसे ध्यान में रखते हुए लेजिस्लेचर ने क्या किया, आदेश 8 नियम 1 इसके सहित अन्य कई स्थानों पर संशोधन कर दिया और संशोधन के माध्यम से उन्होंने आदेश 8 नियम 1 में भी लिख दिया कि डिफेंडेंट जिस डेट में उस पर सर्विस ऑफ सम्मन होगी उससे 30 दिन के भीतर लिखित कथन प्रस्तुत करेगा और किसी कारण से अगर वो 30 दिन के भीतर लिखित कथन प्रस्तुत नहीं कर सकता तो न्यायालय समय समय पर अपने आदेश के द्वारा इस अवधि को बढ़ा सकता है, किंतु किसी भी दशा में, किसी भी दशा ये शब्द नहीं है वहां, लेकिन जो कुछ लिखा है वो आज्ञापक भाषा में लिखा है, वहां मैंडेटरी लैंग्वेज है। प्रथम दृष्टया जब आप उसकी भाषा को देखते हैं तो भाषा आज्ञा देती हुई प्रतीत होती है, इसलिए उस भाषा को आज्ञापक कहा जाएगा। भाषा जो प्रयोग की जाती है वो कई प्रकार की हो सकती है, मैंडेटरी यानी आज्ञापक हो सकती है, डिस्क्रिशनरी यानी वैवेकीय वे हो सकती है। और जहां पर आज्ञापक भाषा का प्रयोग कर लिया गया सामान्यतया वहां पर भाषा आज्ञापक ही मानी जाएगी और ये माना जाएगा कि उस आज्ञापक भाषा के माध्यम से जिसको अधिकार दिया गया उसके अधिकार के प्रयोग करने पर किसी प्रकार का कोई प्रतिबंध नहीं, या यूं कहें कि उसे जो अधिकार दिया गया जिन मर्यादाओं के अधीन दिया गया उन मर्यादाओं के अधीन ही वो उस अधिकार का प्रयोग करेगा। उसे उस अधिकार के प्रयोग के संबंध में किसी प्रकार का कोई विवेक हासिल नहीं है। जिस तरह जिस समय और जिस प्रकार से उस अधिकार के उपभोग की बात की गई है, आपको उसी प्रकार उसी ढंग से उन्हीं परिस्थितियों में उस अधिकार का उपभोग करना पड़ेगा। और जहां पर इंस्टीट्यूट की भाषा वैवेकीय कर सकेगा वहां सामान्यतया ऐसा मानते हैं कि जिसे अधिकार दिया गया उसे यह निश्चित करने का हक है कि किन परिस्थितियों में वो अपने अधिकार का प्रयोग करेगा और किन परिस्थितियों में नहीं। तो यहां आदेश 8 नियम 1 यहां जो भाषा प्रयोग की है विधायिका ने, उस भाषा को पढ़ने से ऐसा लग रहा है कि उन्होंने कहा कि 30 दिन के बाद समय समय पर बढ़ा सकेगा, किंतु 90 दिन अधिकतम, वो दिन
जो वो 30 दिन की अवधि को बढ़ाकर निश्चित करेंगे वो 90 दिन का के बाद का नहीं होगा। इसमें तो आउटर लिमिट फिक्स कर दी गई। इसीलिए सवाल उठ रहा है कि सामान्यतया आज्ञापक भाषा के प्रयोग का अर्थ है कि आपका विवेक समाप्त, और जब आपका विवेक समाप्त तो आप इसके बाद 90 दिन के बाद WS प्रस्तुत करने की अनुमति नहीं दे सकते। हमने बार बार कहा कि सामान्यतया आज्ञापक भाषा का यह अर्थ लिया जाता है, लेकिन हमेशा एक नियम और भी है, लोगों के कथनों को समझने का एक ढंग और भी है। लोगों के या किसी संस्था के लेजिस्लेचर ये एसोसिएशन ऑफ पर्सन है, और वो भी बोलती है तो कोई बोले, दैट इज वेदर दैट इज इंस्टीट्यूशन और पर्सन, वो जो कुछ बोलेगा उसकी व्याख्या के अपने ही सिद्धांत हैं। कई बार कुछ कहा जाता है लेकिन जो कुछ कहा जाता दिखता है वो होता नहीं है। अभी हम गाना सुन रहे थे बैठे बैठे, उसमें आ रहा था कि दिल कहे रुक जा बस यहीं पर कहीं, और जो बात इस जगह वो कहीं पर नहीं। क्या उसने जिसने ये गाना लिखा है दुनिया की सारी जगह देख ली है? जो उसे पता है कि जो बात इस जगह है वो कहीं पर नहीं है, ठीक है, दुनिया की सारी जगह उसने घूमी तो नहीं, तो क्या वो झूठ कह रहा है कि जो बात इस जगह वो कहीं पर नहीं? लेकिन जितना डूब कर कह रहा है उतने डूब कर कोई झूठ नहीं बोल सकता, ठीक है। झूठ बोलने का अपना एक तरीका है। जितना डूब कर वो कह रहा है उसमें आदमी सिर्फ सत्य बोलता है, सिर्फ सत्य बोलता है, इसके अलावा कुछ भी नहीं बोलता। लेकिन ये बात सच दिखती नहीं। हो सकता है जो बात इस जगह हो वो कहीं पे ना हो, लेकिन ऐसा कथन तभी दिया जा सकता है जब वो व्यक्ति की जानकारी से समर्थित हो, और आपकी जानकारी से समर्थित केवल वो बात है जिसकी जानकारी आपने किसी विश्वसनीय स्रोत, ठीक है, उससे हासिल की है। वो स्रोत व्यक्ति है अथवा किताब, इससे मतलब नहीं। या फिर आपने अपनी ज्ञानेंद्रियों से वो चीज या वो ज्ञान हासिल किया, अर्थात यू आर ए, ठीक है, आप ओरिएटर किसी चीज के, किसी विचार के, तभी वो व्यक्ति, ठीक है, जो कुछ कह रहा है उसका विचार उसकी जानकारी से समर्थित है, ये माना जाएगा। तो ये व्यक्ति जो कह रहा है कि जो बात इस जगह वो कहीं पर नहीं, इसने न तो किसी विश्वसनीय स्रोत से ये जानकारी हासिल किया, ठीक है, इसने तो इस जगह को सिर्फ देखा और इसके मन ने आवाज दी और इसने ये कहना या गाना शुरू कर दिया। तो सवाल ये है, इसने इस क्षण इसे दिव्य दृष्टि तो प्राप्त नहीं हो गई, इसने किसी स्रोत को भी नहीं देखा, कुछ किया ही नहीं, और इसने ये कहना शुरू कर दिया। तो ये बात कम से कम इसकी जानकारी से समर्थित बिल्कुल नहीं हो सकती। लेकिन जो सिम्टम दिखाई दे रहे हैं वो सिम्टम कहते हैं कि ये बात सच है, जो इसके मन से निकल रही, कम से कम इसके लिए सच है, कम से कम इसके लिए, क्योंकि हर आदमी का सच अलग है। हमने ये कहा कि दुनिया में जितने लोग हैं उतने ही सच हैं, ठीक है, क्योंकि आपका सत्य वही है जो आपको दिख रहा है। जरूरी नहीं है कि जो आपको दिख रहा वही हमें दिख रहा हो, ये बिल्कुल आवश्यक नहीं है। और ऐसा होता क्यों, हमने पहले भी चर्चा आपसे की कि जैसे ही आप किसी वस्तु को देखते तो देखते नहीं है,
देखते नहीं है मीनिंग देर भाई, सिर्फ देखते ही नहीं है, बल्कि आप अपने मन मानसिक भावनाओं इनका आरोपण भी उस वस्तु अथवा व्यक्ति अथवा विचार पर कर लेते हैं और उसे अपनी पसंदगी और नापसंदगी की श्रेणी में विभाजित कर देते हैं, जो कि बिल्कुल नहीं होना चाहिए। क्योंकि पसंद का अर्थ सिर्फ इतना ही है कि आपके मन में यह इच्छा पैदा हो गई है कि वो चीज आपको मिल जाए। अभी इस बात का पता आपको भी नहीं है, लेकिन ये हो चुका है, तभी पसंद आ रही है, ठीक है ना। तो आपने सिर्फ देखा नहीं, और यही चीज दूसरे को ऐसी लग सकती है कि उसे नहीं मिलनी चाहिए, तो उसे ना पसंद आएगी। तो सबके सच अलग है, सबके सच अलग है। इस व्यक्ति ने निश्चित तौर पर दुनिया की सब जगह देखने के बाद तुलना करने के उपरांत ये गाना नहीं कहा है कि जो बात इस जगह वो कहीं पर नहीं। ये इसके मन का भाव है, ठीक है। और इस भाव के लिए इसने कोई किताब भी नहीं पढ़ी, इसने किसी विश्वसनीय स्रोत से जानकारी भी हासिल नहीं की, बस फिर भी इसका भाव है कि जो बात इस जगह वो कहीं पर नहीं है, ठीक है। ऐसे ही होता है जब आप कोई पूजा पाठ घर में करो, सत्यनारायण की कथा कही जाएगी तो भी उसमें महात्म्य, ठीक है, कथा का कहा जाता है। और हर कथा से पहले ये कहा जाता है कि बस भगवान शंकर ने या ऋषि शौनक ने कहा कि बस यही है, इसके अलावा, ठीक है, ईश्वर प्राप्ति का अन्य कोई साधन नहीं। तो बाकी साधन क्या बेकार है? रोज आप 3 तरीके से ईश्वर की आराधना करते हो और तीनों बार यही स्थिति और यही बात रहती है, तो क्या हर बार झूठ बोलते हो? ठीक है, चलो आपके तो धर्म ग्रंथ विश्वसनीय स्रोत है, उसने कहा इसलिए हमने माना, लेकिन धर्म ग्रंथ तो हर बात के लिए यही बात कह रहा है, तो फिर ये सच कैसे हो सकता है? इसका मतलब बात कुछ और है जिसे समझना ही पड़ेगा। कोई झूठ नहीं बोल रहा, कोई झूठ नहीं बोल रहा, ये अनुभूति है व्यक्ति के मन की, और उसे उस क्षण वैसा ही प्रतीत हो रहा है कि जो बात इस जगह वो कहीं पर नहीं। भले ही उसने सारी दुनिया नहीं देखी है, उसने कोई तुलना नहीं की, उसने किसी विश्वसनीय स्रोत से जानकारी हासिल नहीं की। हाँ, जरा एक भद्दा सा उदाहरण भी देना ठीक होगा, उसमें बात और ज्यादा क्लियर होगी। किसी का किसी से अफेयर हो जाता है, वो बताता है कि वो दुनिया का जाने कौन सा व्यक्ति है, ठीक है, वो उसे ईश्वर से भी जाने क्या बताता है कि उसके अंदर जाने कौन कौन सी खुशी, ठीक है, खुसूसियतें हैं, यानी विशिष्टताएं मौजूद है, जब भी कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है, इनफैक्ट कुछ नहीं है, लेकिन है, ठीक है। तो जब ये महसूस क्यों हो रहा है? जिस क्षण कोई कहता है कि उसका अफेक्शन जिसके प्रति है, वो स्त्री हो या पुरुष हो, कोई हो, वो दुनिया का सर्वोत्कृष्ट आदमी है, क्या वाकई होता है कि दुनिया के सारे आदमी उससे मिल लिया है? सारे आदमी तो पूरे जीवन में भी नहीं मिल पाएगा, लेकिन फिर भी उसके मन का भाव यही है, और वो झूठ नहीं बोल रहा है, उसके मन में वाकई इस समय ये भाव, ठीक है ना। तो शब्दों के क्या अर्थ हो सकते हैं? दिख वो कुछ रहे हैं, तार्किक दृष्टिकोण से उनके अर्थ निकाले जाए तो कुछ निकलते हैं, ठीक है, और उन्हें ठीक प्रकार से समझा जाए तो अर्थ कुछ निकलते हैं। जब अगर ठीक प्रकार से गाने का अर्थ निकाला जाए कि जो बात इस जगह वो कहीं पर नहीं, तो वो सिर्फ इतना ही कह रहा है कि इस व्यक्ति की निगाह में ये जगह बहुत सुंदर है, बस इससे ज्यादा कुछ भी इसका अर्थ नहीं है। इससे सुंदर जगह भी हो सकती हैं, और ऐसा भी हो सकता है कि इसे कुछ दिनों बाद ये जगह सुंदर ना लगे, लेकिन ये क्षण का सत्य इसके लिए यही है कि इस जगह से ज्यादा सुंदर कुछ भी नहीं है, ठीक है। ऐसे ही जिसने जिस व्रत के द्वारा ईश्वर को पाया, उसे ऐसा लगता है कि इस व्रत के सिवाय दुनिया में कुछ भी नहीं है जिसके द्वारा ईश्वर को पाया जा सकता है, और उसने अपना अनुभव लिखा है वो, ठीक है। तो वो सभी रास्ते
तो सभी चीजें ईश्वर की ओर ही जा रही हैं, लेकिन अपने अपने अनुभव। तो ऐसे ही जब कानून की भाषा को हम देखते हैं तो ये जरूर देखना चाहिए कि लिखा क्या है, ये तो ठीक है, लेकिन जिन परिस्थितियों में लिखा है क्या उन परिस्थितियों में उसका वही अर्थ लिया जाना चाहिए जो सामान्य तौर पर उसका अर्थ दिखाई देता है। आपने आदेश 8 नियम 1 में कह दिया कि 30 दिन से अतिरिक्त अवधि नहीं मिलेगी, लेकिन देखना पड़ेगा कि आदेश 8 नियम 1 किस विधि का भाग है। तो यह प्रक्रिया का भाग है, और प्रक्रिया काय के लिए की बनाई गई है? न्याय हो, सम्यक प्रकार से हो, ठीक है, समुचित ढंग से हो, कोई बाधा उसमें नहीं आनी चाहिए। न्याय करना सर्वोच्च है, और न्याय करने के लिए सबसे पहली जरूरी बात यह है कि नैसर्गिक तौर पर न्याय किया जाए, और नैसर्गिक तौर पर न्याय करने के लिए 3 बातें जरूरी हैं। एक, विपक्षी को सुनवाई का अवसर मिलना चाहिए। दूसरा, जो न्याय निर्णय कर रहा है उस प्राधिकारी को निष्पक्ष होना चाहिए। और तीसरा, जो निर्णायक प्राधिकारी है वो जो कुछ कहे सकारण कहे, इसके अलावा कोई बात नहीं। तो नैसर्गिक न्याय का पहला सिद्धांत तो यही है कि आदमी को अपनी बात कहने का अवसर तो दें, और आप तो हर परिस्थिति का विचार किए बिना व्यक्ति को दंडित सा करते दिखाई दे रहे हैं। अगर इन शब्दों का अर्थ यह ले लें कि 90 दिन के बाद किसी भी सूरत लिखित कथन प्रतिवादी के द्वारा प्रस्तुत नहीं किया जा सकता, तो अन्याय होता दिख रहा है। क्योंकि परिस्थितियां, हमने कल भी कहा कि ऐसी हो सकती हैं जिनमें व्यक्ति चाहकर, अरे तुम तो दुनिया में बहुत कुछ चाहते हो, सब हो ही जाता है क्या? सब कुछ चाहते हैं लेकिन नहीं होता, और पूरी शिद्दत से चाहते हैं फिर भी नहीं होता, और जो नहीं चाहते वो हो जाता है, जिसके लिए कोई प्रयास कभी नहीं किया और बैठे ठाले बस वो हो जाता है। तो अगर परिस्थितियां ऐसी थी जिनका निवारण व्यक्ति चाहकर भी नहीं कर सकता था, और उनके कारण अगर आप व्यक्ति को उसके अधिकारों से वंचित कर रहे हो तो ये न्याय नहीं है, ये अन्याय ही है न्याय के नाम पर। इसलिए कम से कम ऐसा भाव विधायिका का नहीं हो सकता। हमने कहा व्यक्ति पर भी विश्वास रखिए, उस व्यक्ति पर भी विश्वास रखिए जो कहता है जो बात इस जगह वो कहीं पर नहीं है, उस पर भी विश्वास रखिए, वो झूठ नहीं कह रहा है, ठीक है, उसे ऐसा अनुभव हो रहा है इस क्षण, इसीलिए वो ये कह रहा है कि जो बात इस जगह वो कहीं पर नहीं, ठीक है। तो इस विधायिका पर भी भरोसा रखिए, इसने अगर बनाया है तो सचेतन बनाया है, अपने किए के परिणामों को जानती है फिर बनाया है। तो उस सारे संदर्भ में हमें देखना पड़ेगा आदेश 8 नियम 1 को, और आदेश 8 नियम 1 को उस सारे संदर्भ में देखा गया। मुकदमा सीलम एडवोकेट बार एसोसिएशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, सीलम एडवोकेट बार एसोसिएशन सेकंड ऐसे करके लिखा जाता है, हो सकता बेटा हुसैन खातून सेकंड है, ठीक है, ऐसे करके बहुत सारे मुकदमे हैं। तो सीलम एडवोकेट बार एसोसिएशन सेकंड वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, इसमें माननीय उच्चतम न्यायालय ने इस उपबंध की प्रकृति पर विचार किया, ठीक है। तो उन्होंने कहा कि एक तो जो प्रक्रिया है उसके उपबंधों को उस परिदृश्य में पढ़ा जाना चाहिए जिनमें प्रक्रिया बनती है। तो प्रक्रिया सबसे पहले व्यक्ति को समुचित अवसर, ठीक है, समुचित अवसर प्रत्येक व्यक्ति को अपनी बात कहने का देने के लिहाज से बनाई जाती है।
ठीक है, वादी भी अपनी पूरी बात कहे, प्रतिवादी भी अपनी पूरी बात कहे, वादी ने वादपत्र फाइल किया है तो ठीक है, वादी को शीघ्रातिशीघ्र न्याय मिलना चाहिए, ये सही है। इससे प्रतिवादी को अनंत समय लिखित कथन प्रस्तुत न करने की अनुमति नहीं दी जा सके, इसीलिए विधायिका ने 30 दिन और 90 दिन की समय सीमा ये निर्धारित की। लेकिन इसका मतलब यह भी नहीं हो सकता कि किसी भी दशा में, यदि ऐसी परिस्थितियों में जिनमें प्रतिवादी उन परिस्थितियों का निवारण चाहकर भी नहीं कर सकता था, प्रतिवादी को 90 दिन में लिखित कथन प्रस्तुत न करने की दशा में इस प्रकार दंडित कर दिया जाए कि वो लिखित कथन ही प्रस्तुत नहीं करेगा। अगर लिखित कथन प्रस्तुत नहीं करेगा, वादी के दावे का उत्तर कैसे आएगा? वो जो कहना चाहता है कैसे आएगा? और वादी कोई सत्यवादी हरिश्चंद्र के खानदान का तो है नहीं कि वो जो कह रहा है वो सच्ची है, मान ही ले। तो नैसर्गिक न्याय का सिद्धांत, पहली बात, जो प्रक्रिया विधियों का अब ठीक है अविभाज्य हिस्सा माना जाता है, वो इस बात को कहता है कि आदेश 8 नियम 1 इस प्रकार नहीं पढ़ा जाना चाहिए कि 90 दिन के बाद कोई समय नहीं मिल सकता। ठीक है, इस प्रकार नहीं पढ़ा जाना। दिस इज द फर्स्ट आर्गुमेंट। ठीक है ना, ये पहला तर्क है जो इस बात की तस्दीक करेगा, इस बात को प्रमाणित करेगा कि आदेश 8 नियम 1 को इस प्रकार नहीं पढ़ सकते कि 90 दिन के बाद समय सीमा बढ़ ही नहीं सकती। ठीक है, दूसरा तर्क, प्रक्रिया हमेशा न्याय की सेवक मानी गई है। ठीक है, प्रक्रिया मालिक नहीं है, प्रक्रिया सेवक है। न्याय सुनिश्चित हो इसके लिए प्रक्रिया बनाई गई है। प्रक्रिया के पालन के लिए प्रक्रिया नहीं बनी है कि न्याय हो या अन्याय, आपको प्रक्रिया का पालन करना, ये कोई तरीका नहीं। हम लोग ऐसे ही मानते हैं, हम लोग ऐसे ही मानते हैं जीवन में, और इसीलिए हम लोग मूर्ख हैं। ठीक है, ड्रेस इसलिए पहनाई गई है आपको कॉलेज में कि समानता और असमानता का भाव जो लोगों में आ सकता है वो ना आए, क्योंकि किसी के पास बहुत सारे कपड़े हो सकते हैं, किसी के पास उतने कपड़े नहीं हो सकते। इसके लिए रखी गई ड्रेस। ड्रेस इसलिए नहीं रखी गई कि आप ड्रेस पहनकर समझ लो कि आपको सब कानून आ गया या सब चीजें आ गई या जिस संस्थान के सदस्य के तौर पर आपको जो ड्रेस पहनाई गई उस संस्थान के सदस्य के लिए जो आचरण के प्रतिमान स्थापित किए गए वो सारे प्रतिमान आपके अंदर आ गए हैं, इसलिए नहीं बनाई गई। आप यही मानते हो और आपके वो तथाकथित शिक्षक वो भी यही मानते हो। वो कहते हैं ये बच्चा बहुत अच्छा है, रोज ड्रेस पहन के कॉलेज आ जाता है, इसलिए इसे ये तो बहुत शानदार बच्चा है, इसे तो नंबर मिलना ही चाहिए। उनकी मान्यताएं भी वही है। तो हमें समझना होगा कि कोई चीज किस लिए बनी है, तो प्रक्रिया न्याय करने के लिए बनी, न कि प्रक्रिया के पालन के लिए नहीं बनी। तो इट इज द सेकंड आर्गुमेंट की न्याय सुनिश्चित नहीं हो सकता अगर एक पक्ष को अपनी बात कहने का अवसर ही ना दिया जाए, उस दशा में भी जिसमें उसकी कोई गलती नहीं, अर्थात वो ऐसी परिस्थितियों में था जिनका निवारण वो कर ही नहीं सकता था। कोविड आ गया था, वो मरणासन्न था, कोई और दुर्घटना उसके घर में हुई थी जिसके वजह से सर्विस ऑफ सम्मन के 90 डेज के भीतर भी वो WS प्रस्तुत नहीं कर सका। तो दूसरा तर्क कि न्याय करने के लिए प्रक्रिया बनी है, प्रक्रिया के पालन के लिए नहीं बनी है। ठीक है ना। तीसरी बात उन्होंने कही कि आप आदेश 8 नियम 1 ही क्यों पढ़ रहे हैं, आदेश 8 को पूरा पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, पूरा पढ़िए आदेश 8 को। तो आदेश 8 एक है, साथ ही साथ आदेश 8.5.2 भी है। जरा उसे देखेंगे 5.2 को, तब देखेंगे। और आदेश 8 नियम 10 भी है। ठीक है, आदेश 8 पर बाकी नहीं देखेंगे, बस अभी आदेश 8 नियम 5, ठीक है, और आदेश 8 नियम
10 ये देखेंगे आदेश 8 नियम 5(2) क्या कह रहा है? जहां प्रतिवादी ने अभिवचन फाइल नहीं किया है, प्रतिवादी का अभिवचन क्या है? लिखित कथन। ठीक है, प्रतिवादी का अभिवचन क्या है? लिखित कथन, क्योंकि 6(1) में परिभाषित कर चुका है। कहता है जहां प्रतिवादी ने अभिवचन फाइल नहीं किया है वह न्यायालय के लिए वाद पत्र में अंतर्विष्ट तथ्यों के आधार पर निर्णय सुनाना जहां तक निर्योग्यताधीन व्यक्ति को छोड़कर किसी अन्य व्यक्ति का संबंध है विधिपूर्ण होगा। ठीक है, किंतु न्यायालय किसी ऐसे तथ्य को साबित किए जाने की अपेक्षा स्वविवेकानुसार कर सकेगा। कह रहा है जहां अभिवचन नहीं प्रस्तुत किया है, ठीक है, प्रतिवादी ने अपना, वहां न्यायालय स्वविवेकानुसार निर्योग्यताधीन व्यक्ति को छोड़कर निर्णय सुना सकेगा, या उसने ऐसे लिख दिया कि न्यायालय के लिए यह विधिपूर्ण होगा कि वो निर्णय सुना दे। न्यायालय के लिए विधिपूर्ण होगा कि वो निर्णय सुना दे। ठीक है ना, उसने लिखा ना जहां प्रतिवादी ने अभिवचन फाइल नहीं किया है वहां न्यायालय के लिए वाद पत्र में अंतर्विष्ट तथ्यों के आधार पर निर्णय सुनाना जहां तक निर्योग्यताधीन व्यक्ति को छोड़कर किसी अन्य व्यक्ति का संबंध विधिपूर्ण होगा। इसका मतलब अगर न्यायालय ऐसा कर भी दे, ठीक है, कि प्रतिवादी ने अभिवचन नहीं प्रस्तुत किया है, प्रस्तुत किया है, इसमें जानबूझकर प्रस्तुत न करना ये शब्द आए हैं। उसने अभिवचन प्रस्तुत नहीं किया है, यह नहीं लिखा है कि वो अभिवचन प्रस्तुत नहीं कर पाया है। कर पाया है बात अलग है, नहीं किया है इसका मतलब जानबूझकर नहीं किया है। और जब जानबूझकर उसने अभिवचन नहीं किया है तो भी न्यायालय को जो शक्ति मिल रही है वो क्या, कि निर्योग्यताधीन व्यक्ति के विरुद्ध तो नहीं, कि निर्योग्यताधीन विकलांग है या विकृत है या अवयस्क है, निर्योग्यताधीन व्यक्ति के विरुद्ध तो उसे ये ताकत मिल ही नहीं रही, लेकिन सामान्य व्यक्ति के विरुद्ध भी उस दशा में जबकि लिखित कथन प्रस्तुत नहीं किया है, यानी वॉलंटरीली नहीं किया, स्वैच्छिक रूप से नहीं किया, तब जो न्यायालय को ताकत मिलेगी वो ताकत कौन सी है, कि न्यायालय स्वविवेकानुसार अगर निर्णय सुनाता है तो यह विधिपूर्ण होगा। इसका मतलब यह हुआ कि अगर सुना देता तो कुछ गलत नहीं है, ठीक है, लेकिन नहीं सुनाता तो भी गलत नहीं है। ठीक है, ये कानून दोनों तरह से पढ़ा जाएगा, जो लिखा है वो भी, जो नहीं लिखा है वो भी। उसने कहा सुना देता है तो ये विधिपूर्ण होगा, ठीक है, और नहीं सुनाएगा तो भी विधिपूर्ण है, नहीं सुनाएगा तो भी विधिपूर्ण है। इसके लिए अतिरिक्त साक्ष्य के तौर पर, हालांकि भाषा अपने में स्पष्ट है, लेकिन फिर भी अतिरिक्त साक्ष्य के तौर पर आप देख सकते हैं कि आगे उसने लिखा है कि किंतु न्यायालय किसी ऐसे तथ्य को साबित किए जाने की अपेक्षा स्वविवेकानुसार कर सकेगा, यानी वाद पत्र में जो तथ्य उल्लिखित हैं स्वविवेकानुसार न्यायालय ये अपेक्षा कर सकेगा कि कोई भी तथ्य मतलब सारे तथ्य और कोई एक तथ्य आप साबित करिए। इसका मतलब निर्णय नहीं भी सुना सकता है उस दशा में भी जिसमें WS प्रतिवादी ने प्रस्तुत नहीं किया है। इसका मतलब यह हुआ कि प्रतिवाद विधायिका ये चाहती है कि प्रतिवादी का WS भले ही ना आए, ठीक है, लेकिन फिर भी प्रतिवादी के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए। यहां से एक बात ये निकल आई कि भले ही उसका WS नहीं, लेकिन अन्याय नहीं होना चाहिए। इसका मतलब अन्याय के विरुद्ध है विधायिका। तो एक एडिशनल आर्गुमेंट आया कि चूंकि आदेश 8 नियम 1 में आप 90 दिन बीतने के उपरांत उसे समय नहीं देना चाहते, तो इससे उसके साथ अन्याय होने की संभावना है, जो आदेश 8 नियम 5 में वर्णित भावना के विरुद्ध है। इसलिए आदेश 8 नियम 1 को इस प्रकार नहीं पढ़ा जाना चाहिए कि 90 दिन के बाद समय सीमा बढ़ाई नहीं जा सकती, ठीक है, लेकिन अभी भी कंप्लीट बात नहीं आई है, कि आदेश 8 नियम 1 में उल्लिखित समय सीमा 90 दिन यदि बीत गई
तो समय बढ़ाया जाना चाहिए या नहीं, ठीक है ना। इसके लिए हमें आदेश 8 नियम 10 भी पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो आदेश 8 नियम 10 को देखेंगे तो क्या कहता है, मार्जिनल नोट ही देख लेंगे। कहता है जब न्यायालय द्वारा अपेक्षित लिखित कथन को उपस्थित करने में पक्षकार असफल रहता है तब प्रक्रिया। जब न्यायालय द्वारा अपेक्षित लिखित कथन, न्यायालय ने अपेक्षा कहां की थी, आदेश 5 नियम 7 वहां अपेक्षा की थी, ठीक है, कि आप आइए अपने उन दस्तावेजों के साथ जिन पर आपका निर्भर करने का विचार है, और बल्कि आदेश 5 नियम 1 भी कहें, क्योंकि आपको बुलाया तो उत्तर देने के लिए गया है, ठीक है ना। तो न्यायालय द्वारा अपेक्षित लिखित कथन को उपस्थित करने में पक्षकार असफल रहा है। किस कारण से असफल रहा, इससे कोई लेना देना नहीं। और जब असफल रहता है तब प्रक्रिया क्या होगी, तो वो बताता है कि जहां ऐसा कोई पक्षकार जिससे नियम 1 या नियम 9 के अधीन, नियम 9 की भी बात ही नहीं कर रहे, लेकिन नियम 1 तो आ गया, ठीक है, नियम 1 या नियम 9 के अधीन लिखित कथन अपेक्षित है, ठीक है, चाहे नियम 1 के अधीन लिखित कथन अपेक्षित है, चाहे नियम 9 के अधीन लिखित कथन अपेक्षित है, यथास्थिति अनुज्ञात, यथास्थिति अनुज्ञात या नियत समय के भीतर, ठीक है, उपस्थित करने में असफल रहता है, वहां न्यायालय उसके विरुद्ध निर्णय सुनाएगा या वाद के संबंध में ऐसा आदेश करेगा जो वह ठीक समझे, और ऐसा निर्णय सुनाए जाने के पश्चात डिग्री तैयार की जाएगी। यहां न्यायालय को क्लियर डिस्क्रिप्शन आ गया कि अगर न्यायालय द्वारा अपेक्षित किए जाने की दशा में प्रतिवादी अनुज्ञात किए गए समय के भीतर, जो समय उसे अलाउड किया गया उसके समय के भीतर, या नियत किए गए समय के भीतर, नियत 90 डेज है, या नियत किए गए समय के भीतर अपना लिखित कथन जो कि उससे अपेक्षित था, नियम 1 या नियम 9 के अधीन वो प्रस्तुत करने में असफल रहता है, तो देयर विल बी 2 ऑप्शन, ठीक है ना, बिफोर द कोर्ट। द कोर्ट में, ठीक है, डिक्लेयर द जजमेंट, वो निर्णय सुना सकता है, ठीक है, या तो निर्णय सुना सकता है, और अगर उसने सुना दिया निर्णय तो इस निर्णय के अनुसार में डिग्री भी बनेगी, तो निर्णय सुना ही दिया। या न्यायालय ऐसा आदेश करेगा जो वो ठीक समझे, कोई मैंडेटरी आदेश नहीं रखा, जो वो ठीक समझे, यानी अगर वो ये ठीक मानता है कि और समय दिया जाना चाहिए, ठीक है, 90 डेज के बाद भी समय मिलना चाहिए, क्योंकि वो ऐसी परिस्थितियों के कारण जिसका निवारण करना उसके हाथ में नहीं है, अपना लिखित कथन अपेक्षा के बावजूद प्रस्तुत नहीं कर सका है, तो फिर समय और मिलना चाहिए, ठीक है ना। आदेश 8 नियम 1 को जब नियम 10 के साथ पढ़ा जाएगा और नियम 5 2 के साथ पढ़ा जाएगा, तो स्थिति ऐसे ही आ रही है कि और समय मिलना चाहिए। और यदि वो देखता कि नहीं, तुमने तो जानबूझ के ही नहीं किया है, तुम तो बहुत, ठीक है, दुष्ट किस्म के आदमी हो, तो नहीं देगा, क्योंकि कोई बाउंडेशन नहीं रखी, या ऐसा आदेश करेगा जो वह ठीक समझे। और इसके कारण तो हमने आपसे बार बार कहा है, बार बार कहना इसीलिए पड़ता है क्योंकि हर बार कहने के बाद भी आपके मन का संस्कार बदलता दिखता नहीं, कि न्यायालय को ये ताकतें इसलिए नहीं दी गई कि साहब न्यायालय बहुत अच्छा होता है, वो अच्छा इसलिए क्योंकि वो कानून का है। अगर वो पीठासीन अधिकारी महोदय का बन जाएगा तो वो उतना ही बुरा हो जाएगा जितना अन्य संस्थाएं हैं, ठीक है, क्योंकि वो कानून से चलता है, कानून के अलावा वहां कुछ नहीं कर सकते आप। तब भी तो मनमानी करने का प्रयास करते हैं, तब भी तो मनमानी करने का प्रयास करते हैं। यथार्थवादी तो पूरा विचारधारा ही इसी पर विकसित है कि मनमानी करना है भाई। वहां तो प्रतिक्रिया में यहां तक कहा है विद्वानों ने कि कानून क्या होता है, ये तो
न्यायाधीश महोदय की मनमर्जी है, जब चाहे जो बना दो, ठीक है, जब चाहे जो कुछ कहना शुरू कर दो, ठीक है। भाई गुवाहाटी हाईकोर्ट ने कह दिया कि नहीं, पवन खेड़ा को हिरासत में लेना जरूरी है, क्योंकि ये पता करना जरूरी है कि भाई कैसे वो 3 पासपोर्ट जो आपने शो किए थे वो अस्तित्व में कैसे आए, कोई विदेशी षड्यंत्र तो नहीं था पोल प्रोसेस को प्रभावित करने के लिए। ये बात भी ठीक लग रही है, और सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया कि नहीं नहीं, इसकी तो कोई जरूरत ही नहीं गिरफ्तारी की, वो भी ठीक लग रहा। तो मनमर्जी है, जब चाहे जो कुछ कह दो, और अगर कानून भी ना हो तब तो फिर क्या होगा, भगवान ही मालिक, ठीक है। तो न्यायालय को शक्तियां इसलिए देते हैं क्योंकि वही कि अंतिम रूप से हमें कहीं विश्वास करना है तो हम ये न्यायालय पर कर लेते हैं कि भाई ये गड़बड़ नहीं करेंगे, इसलिए क्योंकि कानून के मुताबिक इन्हें चलना है, बाकी कुछ है नहीं। और कानून बनाना इनके हाथ में नहीं है, कानून बनाना विधायिका के हाथ में, ठीक है। तो चीजें चूंकि अलग अलग हैं, इसलिए ऐसा विश्वास किया जाता है कि सब कुछ ठीक रहेगा। तो आदेश 8 नियम 10 जब हम पढ़ते हैं तो वहां पे क्लियर मैसेजिंग कि अगर 90 दिन भी बीत गए तो भी न्यायालय समय बढ़ा सकता है, लेकिन आप मीठा मीठा गप कड़वा कड़वा थू भी नहीं कर सकते। आप अपने को शक्ति प्रदाता, वे उपबंध जो आपको शक्ति दे रहे हैं उन्हें पढ़ लें, और वे उपबंध जो आपकी शक्तियों पर निर्बंधन लगा रहे हैं उनकी उपेक्षा कर दें, ये भी, ठीक है, स्थापित सिद्धांतों के विपरीत। तो आप आदेश 8 नियम 5(2) पढ़ लें और आदेश 8 नियम 10 पढ़ लें, आदेश 8 नियम 1 की व्याख्या करने के लिए, और स्वयं आदेश 8 नियम 1 जो कहता है उसकी उपेक्षा कर दें, यह भी ठीक नहीं। इसलिए इस मुकदमे में न्यायालय ने कहा, जो सुप्रीम कोर्ट है उसने कहा कि जब न्यायालय समय बढ़ाए, ठीक है, क्योंकि वो ऐसा आदेश कर सकता है जो वो ठीक समझे, अगर उसने ये ठीक समझा कि समय बढ़ाने का आदेश किया जाना उचित होगा, ठीक है, तो अपने औचित्य के विषय पर क्यों उचित समझते हो 90 दिन के बाद समय बढ़ाना, इस विषय पर उल्लेख करना चाहिए। यानी जब तक कारण न हो, ठीक है, जब तक ऐसे कारण न हो जिनसे यह न्यायोचित प्रतीत होता है कि 90 दिन के बाद समय बढ़ाया जाए, ठीक है, तब तक समय नहीं बढ़ाना चाहिए, ठीक है। आदेश 8 नियम 10 अंतिम विकल्प है, ठीक है। विवादों के समाधान का अंतिम विकल्प युद्ध होता है, ठीक है। विवादों के समाधान का पहला विकल्प युद्ध नहीं है, ठीक है, पहला विकल्प ये युद्ध नहीं। भाई पांडवों ने जब अज्ञातवास काट लिया तो इसी पर तो विवाद है कि पांडव में से अधिकांश पांडव पक्ष के लोग इस मत के हैं कि हस्तिनापुर पर बिना एक क्षण की देर किए आक्रमण होना चाहिए, और कृष्ण का कहना कि यह बात तरीका ठीक नहीं है। युद्ध तो अंतिम विकल्प है, क्योंकि युद्ध में सिर्फ वे ही नहीं मरेंगे जिन्होंने गलतियां की। गलती तो दुशासन की है, गलती तो दुर्योधन की है, गलती तो कर्ण की है, गलती तो शकुनी की है, मरेंगे तो सब। तो ऐसे निर्णय नहीं हो सकता। और अगर 4 दुष्टों के जीवित रहते 100 संत जीवित रहेंगे तो 4 दुष्टों का जीवन चलना चाहिए, फिर वो महंगा सौदा नहीं, ठीक है ना। तो इसीलिए उन्होंने कहा कि पहले तो अपना अधिकार मांगो, तो पहला विकल्प वो है, मांगो, नहीं देंगे तब देखेंगे क्या करना है। तो दैट इज लास्ट ऑप्शन, और लास्ट ऑप्शन से पहले भी शांतिदूत बन के खुद गए, ठीक है। और लास्ट ऑप्शन में यहां तक कह दिया कि 5 गांव सिर्फ दे दो, बात खत्म। जब वो भी नहीं तो फिर दैट इज लास्ट ऑप्शन। तो लास्ट ऑप्शन ही होता है, ये ध्यान में रखना पड़ेगा। लास्ट ऑप्शन है आदेश 8 नियम 10 कि जो उचित समझो वो करो। तो प्रथमता अगर आप अन्य समय अनुज्ञात करने जा रहे हैं तो जरा
औचित्य पर विचार जरूर होना चाहिए कि क्या 90 दिन जो अपर लिमिट विधायिका ने फिक्स की है उसके बाद समय देना अनिवार्य मतलब औचित्यपूर्ण होगा। तो कुल मिलाकर आदेश 8 नियम 1 जो कहता है टोटली कि 90 दिन के बाद समय देने के लिए दिन नियत नहीं किया जा सकता, उसे आदेश 8 नियम 5(2) और नियम 10 की लाइट में जब हम पढ़ते हैं तो जो स्थिति निकल कर आ रही है, जिसका वर्णन माननीय उच्चतम न्यायालय ने सीलम बार एसोसिएशन, सीलम एडवोकेट बार एसोसिएशन सेकंड वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में किया है, उसके मुताबिक समय 90 दिन होने के बाद भी परिस्थितियों के अनुसार औचित्यपूर्ण पाए जाने पर 90 दिन के बाद भी समय दिया जा सकता है और कोर्ट में रोज दिया जाता है। ठीक है, लेकिन इतना न तो वहां समझाया जा सकता है और न वहां इतना सबने समझा है। ठीक है, तो जिन्होंने नहीं समझा इतना, अगर दुर्भाग्य से आप उनके पास पहुंच जाते हैं और आदेश 8 नियम 1 दिखाते हैं और बताते हैं कि साहब 90 दिन यहां लिखा है, इसके बाद भी यहां समय अलाउड हो रहा है, तो वो ये बता देते जो लिखा है वो चलता ही नहीं। और सरकार बहादुर जो बैठे हैं ये तो कुछ भी कर सकते हैं। बस सरकार बहादुर के संबंध में आपके मन में एक अजीब धारणा पैदा हो जाती है, सरकार बहादुर तो ईश्वर हो गए हैं, ये पैदा हो जाती है, और कानून के प्रति एक हिकारत भरी दृष्टि ये पैदा हो जाती है, और कानून से आपको वितृष्णा ये हो जाती है, और तो पढ़ने की कोई जरूरत अनुभव नहीं होती। ठीक है, ये सच्चाई है कानून की दुनिया में। ठीक है, इसलिए आपको यहां लोग बिना जानकारी के भी पंजीरी खाते दिखाई देंगे। ठीक है, पंजीरी कौन खाते हैं उसे हम नहीं कहना चाहते अपने मुंह से। ठीक है, तो बिना जानकारी के भी पंजीरी खाते दिखाई देंगे, और जानकारी वाले भी ठीक है खुदा की मेहरबानी के अभाव में पहलवान नहीं, वो कहते ना जब खुदा मेहरबान तो जाने कौन पहलवान। ठीक है ना, कमजोर का जीवन जीते दिखाई देंगे, ये यहां की स्थिति और दशा है। खैर, आदेश 8 नियम 1, फिर आदेश 8 नियम 1 का ये ठीक वैसे ही है जैसे आदेश 7 नियम 14 अपेक्षा कर रहा था। भाई नियम 14 था ना कि जिन दस्तावेजों पर आप रलाई करते हैं वो सब आप लेकर आइए, अगर आप लेकर नहीं आएंगे तो न्यायालय वाद की सुनवाई के लिए नियत जो अग्रिम तिथियां हैं उन पर उन दस्तावेजों को प्रस्तुत करने की अनुमति आपको तब तक नहीं देगा जब तक आप कोई रीजनेबल कारण और न्यायालय की अनुमति के बिना प्रस्तुत नहीं कर पाएंगे। ठीक है ना, और फिर 15 निरसित था, 16 था प्रक्रम में लिखत पर आधारित। वादों में जब प्रक्रम में लिखत खो जाए तो कैसे प्रस्तुत करें। ठीक है, और फिर 17 है आपको दुकान का बही खाता प्रस्तुत करने के संबंध में बता रहा था, 18 निरसित था। ठीक है ना, और 16 आदेश 7 नियम 16 क्या कह रहा था, 16 अच्छा 16 तो हो ही गया। ठीक है, आदेश 7 नियम कितना होगा, 16 से पहले 15 है, तो 15 में कुछ था। 15 निरसित है, 14 भी निरसित है। 14 में क्या है, दस्तावेजों का, अच्छा हाँ 14, 15 निरसित है, अच्छा फिर 16 है, फिर 17 है, फिर 18 निरसित है ये। अच्छा, और 13 वो होगा कि नया सूट ला सकते हैं। ठीक है, 12 वाद पत्र अस्वीकार कर दिया जाए तो प्रक्रिया 7, 11 में किन किन पर रिजेक्ट हो जाएगा, ये होगा, यही तो होगा। अच्छा, और 10 में पक्षकारों के संबंध जो किसी उससे तो वो नहीं कहना है, खाली संबंधों का वर्णन करेंगे। 9 वाद पत्र ग्रहण किए जाने पर प्रक्रिया होगी। 8 में कई वाद हेतुक हैं और अनुतोषों का कथन। 7 में कई अनुतोष हैं, एक वाद कारण है। ठीक है, यही तो है। 6 में लिमिटेशन से छूट के आधार। 5 में प्रतिवादी का दायित्व वर्णित करेंगे अगर कोई है, और 4 में परिस्थितियों का कथन। 3 में परिशिष्टों का उपयोग। 2 में सामान्य नियम प्लीडिंग के, और 1 में प्लीडिंग का अर्थ।
नहीं नहीं, अरे वो गड़बड़ हो गया आपका, तो मिल गया आपका वो 6 और 7 सब मिल गया, ठीक है। 7-9 तक ठीक हुआ, 7-9 तक ठीक हुआ, ठीक है। उसके बाद 7-8 भी शायद ठीक है, 7-7 भी ठीक है, 7-6 भी ठीक है, ठीक है, और 7-5 भी ठीक है, और 7-4 भी ठीक है, 7-3 भी ठीक है। 2 में क्या है? अच्छा वो है, नहीं 7-3 फिर ठीक कैसे हो गया, और 7-4 भी ठीक नहीं हुआ, 7-5 तक ठीक रहा, 7-5 तक ठीक रहा, तो 7-4 में आपका वो आएगा कि वो प्रतिनिधिवाद लाया जाए, जब प्रतिनिधिवाद लाया जाए तब क्या स्थिति है, ठीक है, जब रिप्रेजेंटेटिव सूट है। और 7-3 में, 7-2 में तो धन संबंधी बात है, 7-3 में स्थावर संपत्ति से संबंधित बात है, सर्वे नंबर वगैरह देंगे, ये है। और 7-1 में वाद पत्र की विशिष्टियां। तो ये आपका आदेश 8 नियम 1 का उसी ढंग का उल्लेख कर रहा है जिस ढंग से आदेश 7 नियम 14 में उल्लेख है। कहता है जहां प्रतिवादी अपनी प्रतिरक्षा का आधार किसी ऐसे दस्तावेज को बनाता है या मुजरा या प्रतिदावा के लिए अपनी प्रतिरक्षा या दावे का समर्थन किसी ऐसे दस्तावेज पर करता है जो उसके कब्जे या शक्ति में है। हमने आपसे कल कहा था कि वाद जो लिखित कथन आप प्रस्तुत करेंगे उसमें सिर्फ वादी के दावे का उत्तर नहीं देंगे, बल्कि आपको कुछ और भी कहना है वाद के संबंध में, वो भी कहेंगे। जैसे वाद पोषणीय नहीं है, मेंटेनेबल नहीं है, ठीक है, मेंटेनेबल नहीं है, क्यों नहीं मेंटेनेबल है? लिमिटेशन से बाहर कर गया इसलिए मेंटेनेबल नहीं है। कोई कानून है जो सिविल सूट इंस्टीट्यूट करने से रोकता है तो धारा 9 के प्रभाव से मेंटेनेबल नहीं है, सीपीसी धारा 9 के प्रभाव से मेंटेनेबल नहीं है, ठीक है ना। इसलिए मेंटेनेबल नहीं क्योंकि काज ऑफ एक्शन ही नहीं लिखा हुआ है, 7-11 खारिज हो जाना चाहिए, ठीक है। तो सूट की मेंटेनेबिलिटी को लेकर, पोषणीयता को लेकर अगर आपका कोई डिफेंस हो तो वादी के दावे का उत्तर नहीं है वो, लेकिन स्पेशल डिफेंस है। यू मे मेंशन दैट इन योर रिटन स्टेटमेंट, यू में नहीं बल्कि यू कहना चाहिए यू मस्ट मेंशन, यू शुड मेंशन, इन शब्दों का प्रयोग होना चाहिए। तो मेंटेनेबिलिटी से संबंधित जो प्लीज आपकी हैं, दो प्लीज आल्सो बी मेंशन्ड इन द रिटन स्टेटमेंट। इसके अलावा आप ये कह सकते हैं कि संविदा के पालन के लिए बात लाए, जबकि हम उसी दिनांक को कर चुके संविदा का पालन। ये संविदा का हिस्सा जो अपालित रह जाना बताते हैं वो इनफैक्ट संविदा का हिस्सा ही नहीं है, ये झूठ बोलते हैं, ठीक है ना। ये भी हम आपका कहना कि भाई पालन हमने की थी, संविदा पालन कर दिया। अब जो संविदा का नया हिस्सा बता रहे हैं जो संविदा का हिस्सा है ही नहीं, इनफैक्ट ये भी कह सकते हैं आप। तो ऑल द डिफेंसेस व्हिच आर अवेलेबल टू यू, you may mention those defenses in your written statement along with those other facts which should be raised by you, ठीक है, at the time of filing the written statement। क्योंकि मेंटेनेबिलिटी का इशू आपने बाद में उठाना शुरू कर दिया तो वादी तो फिर आश्चर्यचकित हो जाएगा क्योंकि आपने वो बात उठाई नहीं। अच्छा, और प्लीडिंग क्यों करवाई जाए, ये आदेश है जब हम लोगों ने शुरू किया था तभी, कि ताकि पक्षकारों को ये पता लग जाए कि उनका विरोधी उनकी बात के उत्तर में क्या कह रहा है, ताकि वे अपने साक्ष्य को समुचित प्रकार से न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर पाए। तो ये तो उसके नियम के विरुद्ध है। तो इसलिए ऑल दोस फैक्टर्स व्हिच आर अवेलेबल टू यू, ठीक है, इन रिगार्ड ऑफ दैट सूट which is instituted by the plaintiff, you may mention all those facts in your written statement। तो उसमें प्रतिदावा भी है, भाई आपको कोई वाद कारण उपलब्ध है वादी के विरुद्ध तो आप काउंटर क्लेम ये भी कर सकते हैं। काउंटर क्लेम क्या है ये सेपरेटली समझने लायक बात है, लेकिन मोटा मोटा समझ लीजिए कि अगर आपको भी कोई दावा वादी के विरुद्ध उपलब्ध है तो आप, क्योंकि मल्टीप्लिसिटी ऑफ द सूट, वादों की बहुलता, उसे भी निवारित करना ये सीपीसी का उद्देश्य है, तो आप कर सकते हैं वो दावा उसी मुकदमे में।
अपने रिटर्न स्टेटमेंट में उसने धन संबंधी बात संचित किया है, आपको भी धन चाहिए, तो आप सेट ऑफ क्लेम कर सकते हैं। तो अगर आपको कल कहा गया कि सेट ऑफ या काउंटर क्लेम आप क्लेम करोगे, तो सेट ऑफ और काउंटर क्लेम के लिए आप वादी हो गए, क्योंकि आपने क्लेम किया है और वो वादी प्रतिवादी हो गया। ठीक है, और वादी जब आप हो गए इसके लिए, क्योंकि सेट ऑफ काउंटर क्लेम आपने प्रस्तुत कर दिया, तो आप सेट ऑफ और काउंटर क्लेम जिन अभिवचनों के माध्यम से संस्थित करेंगे, उन अभिवचनों पर आदेश 7 लागू हो गया। ठीक है, क्योंकि उन अभिवचनों को तो वाद पत्र मान लिया जाएगा। ठीक है ना, अभिवचन वो जो आप काउंटर क्लेम या सेट ऑफ क्लेम करने के लिए करोगे, वो मानिए 10 अभिवचन है, 10 क्रम संख्याओं में आपने लिखे, तो वो 10 क्रम संख्याओं पर तो वाद पत्र संबंधी नियम लागू होंगे। मान लीजिए आपने आदेश सीरियल नंबर 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 में काउंटर क्लेम या सेट ऑफ क्लेम किया, तो 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 तक जो कुछ तथ्य आप वर्णित करोगे, उन पर तो वाद पत्र से संबंधित नियम लागू होंगे, क्योंकि वो तो प्लेंट माना जाएगा, वो डब्ल्यूएस ही नहीं। उसके माध्यम से तो आप वादी से कुछ मांग रहे हो, तो उसके संबंध में तो आदेश 7 नियम 14 लागू हो जाएगा। आप उसके समर्थन में दस्तावेज लेकर आइए। ठीक है, और लिखित कथन के समर्थन में जो दस्तावेज है वो भी लेकर आइए। ठीक है, इसीलिए उसने यहां लिखा, जहां प्रतिवादी अपनी प्रतिरक्षा का आधार किसी ऐसे दस्तावेज को बनाता है या मुजरा या प्रतिदावा के लिए अपनी प्रतिरक्षा या दावे का समर्थन किसी ऐसे दस्तावेज पर निर्भर करता है जो उसके कब्जे या शक्ति में है। आपने प्रतिदावा या मुजरा किया, उसके समर्थन के लिए कोई दस्तावेज है, वो आपकी शक्ति में है, या आपकी प्रतिरक्षा का में जो आपने आधार लिए हैं उनके समर्थन में जो दस्तावेज है वो आपकी कब्जे या शक्ति में है, तो दोनों क्या करेंगे आप, वह ऐसे दस्तावेज को सूची में प्रविष्ट करेगा। वही आदेश 7 नियम 14 की भाषा है। और उसे वह उसके द्वारा लिखित कथन उपस्थापित करने के समय न्यायालय में पेश करेगा और उसी समय दस्तावेज और उसकी एक प्रति वह लिखित कथन के साथ फाइल करने के लिए परिदत्त करेगा। ठीक है ना, उसी समय दस्तावेज और उसकी एक प्रति, दोनों चीजें वह लिखित कथन के साथ फाइल करने के लिए परिदत्त करेगा। मूल दस्तावेज भी और उसकी एक प्रति भी, क्योंकि 2 प्रति नहीं, लिखित कथन 2 प्रतियों में तो जाने की अपेक्षा की नहीं, लेकिन जब वो कह रहा है कि मूल दस्तावेज और एक प्रति आप देंगे, तो वो वाद पत्र है 2 प्रतियों में, लिखित कथन तो है नहीं 2 प्रतियों में। ठीक है, अच्छा, जहां ऐसी कोई दस्तावेज प्रतिवादी के कब्जे शक्ति में नहीं है, वह जहां तक संभव हो सके ये कथन करेगा कि किसके कब्जे शक्ति में है। जहां तक संभव हो सके, तो मालूम ही नहीं है तो फिर बात अलग है। ठीक है, लेकिन अगर आपको मालूम है तो इस भाव का कथन करिए कि वो किसके कब्जे शक्ति में है। तीसरी बात कहता है, कोई दस्तावेज जो इस नियम के अधीन प्रतिवादी द्वारा न्यायालय में पेश किया जाना चाहिए किंतु इस प्रकार पेश नहीं किया जाता, यानी नियम 1 और 2 के मुताबिक पेश नहीं किया जाता, न्यायालय की अनुमति के बिना बात की सुनवाई के समय उसकी ओर से साक्ष्य में ग्रहण नहीं किया जाएगा। ठीक है, और फिर वही बात 14 जैसी कि इस बात की, इस नियम की कोई बात ऐसे दस्तावेजों को लागू नहीं होगी जो वादी के साक्ष्यों की प्रतिपरीक्षा के लिए पेश किए जाए या साक्षी को केवल अपनी स्मृति ताजा करने के लिए सौंपे जाएं, तो उनके पे लागू ये नहीं होगी बात। ठीक है, उन्हें आप अपने पास होल्ड करके भी रख सकते हो, लेकिन जिन पर आप पर निर्भर करने का विचार है, दो डॉक्यूमेंट मस्ट बी प्रोड्यूस्ड बाय यू। ठीक है, वेदर फॉर योर डिफेंस और वेदर इन सपोर्ट ऑफ योर काउंटर क्लेम आर सेट ऑफ। ठीक है ना, इफ यू वांट टू रिलाई on the documents in support of your defense or counter claim or set off, then you must produce those documents at the time of filing your written, ठीक है, रिटर्न स्टेटमेंट। ये स्थिति निकल कर आ रही है 8(1) का। ठीक है, अब 8(2) आपका कहता है नए तथ्यों का विशेष रूप से अभिवचन करना होगा। हमने आपसे कहा ना, यू मे रेज न्यू फैक्ट्स। ठीक है, दो न्यू फैक्ट मे बी रिलेटेड विथ मेंटेनेबिलिटी ऑफ द सूट। ठीक है ना, आपका
ऐसे नए तथ्य जो ये प्रदर्शित करते हैं कि वो काम जिसका वादी अपने प्रति किए जाने का दावा करता है वो पूर्व में ही आपके द्वारा किया जा चुका है, अर्थात आप अपने दायित्व का निर्वहन कर चुके हैं। वादी जिस बाध्यता का आपके द्वारा निर्वहन किया जाना अपने वाद पत्र में अभिकथित करता है, उस बाध्यता का निर्वहन आप पूर्व में ही कर चुके हैं। अर्थात जैसे हमने कहा कि वो कहता संविदा इन्होंने अपालित छोड़ दिए, आप कहते हैं कि हमने पूरी पालित कर दी। जो भाग ये अपालित बताते हैं वो है ही नहीं संविदा का भाग, ठीक है ना। तो न्यू फैक्ट्स यू में आल्सो, ठीक है, डिस्क्राइब इन योर रिटन स्टेटमेंट। जरूरी नहीं वादी के दावे का ही उत्तर दें, मतलब वो तो जरूरी है ही, वो तो जरूरी है ही, वो तो करेंगे ही आप, लेकिन उसके साथ साथ आप नए फैक्ट्स भी अपने रिटन स्टेटमेंट में कह सकते हैं। कहता है कि प्रतिवादी को अपने अभिवचन द्वारा वे सब बातें उठानी होंगी, वे सब बातें जिनसे यह दर्शित होता है कि वाद या विधि की दृष्टि से वह व्यवहार शून्य है। आप ये भी कह सकते हैं कि जिस ट्रांजैक्शन की बात ये करते हैं वो ट्रांजैक्शन हुआ लेकिन कानून के निगाह में शून्य है, इसलिए इनका सूट मेंटेनेबल नहीं। ये कहते हैं कि संविदा का पालन इन्होंने किया जबकि संविदा चोरी करने के लिए थी, ठीक है। चोरी की तैयारी थोड़े अपराध है, डकैती की तैयारी अपराध है, और जब तक हम लोगों ने तय किया चोरी करेंगे अभी भी कोई अपराध नहीं हुआ, नहीं हुआ, ठीक है, क्योंकि अवैध कार्य करने को सहमत होते हैं, ठीक है, अवैध कार्य करने को सहमत होते हैं तो आपराधिक षड्यंत्र है, ठीक है, यह है अपराध तो है, लेकिन अपराध का हम दंड भुगत लेंगे। चलो भाई, दो रेमेडी पैदा हो रही, एक सिविल में एक क्रिमिनल में। हमने दंड भुगत लिया, अब ये कह रहे साहब चोरी करना तय किया था हम लोगों ने, फिर गैस कटर की जरूरत थी तो गैस कटर खरीदने के लिए हम लोगों ने पैसे मिलाए थे, पैसे इनके पास थे, ठीक है, और बाद में चोरी हुई नहीं, हम तो जेल काट के भी आए, इनसे पैसे मांग रहे हैं, हमारे दे ही नहीं रहे, ठीक है। तो ये संविदा कभी अस्तित्व में आई नहीं, क्योंकि संविदा अस्तित्व में तब आती जब करार जो किया गया प्रथमता वो विदिता प्रवर्तनीय होता, तब संविदा अस्तित्व में आती। फिर वो संविदा आगे हो सकता शून्य हो जाती तो मसला 2J में आता, ठीक है, और जब मसला 2J में आता तब धारा 65 जिसका जिक्र आपका किया था हमने, मोरी बीवी बनाम धर्मदास घोष, उसमें तब धारा 65 लागू हो जाती कि करार जो संविदा था बाद में शून्य हो गया, ठीक है ना, तो इस संविदा के अधीन जो लाभ किसी पक्षकार ने लिया है वो दूसरे को वापस करे तो धारा 65 लागू होती। लेकिन यह संविदा धारा 23 के प्रभाव से कभी अस्तित्व में आई नहीं, क्योंकि यह करार विधि के विरुद्ध होने के कारण प्रारंभिक तौर पर शून्य था, ठीक है। तो अगर इस करार के अधीन जो चोरी करने के लिए हुआ आपने कोई पैसा किसी को दिया तो भैया वापस कर दे तो कर दे, और नहीं करेगा तो फिर कोई बात ही नहीं, आप कानूनन उसका कुछ भी बिगाड़ नहीं सकते, ठीक है। तो अगर ऐसी किसी संविदा के पालन हेतु उसने बात प्रस्तुत किया तो यू मे रेज द प्ली इन योर प्लेंट दैट द ट्रांजैक्शन व्हिच इज मेंशन्ड बाय द प्लेंटिफ दैट वाज वाइड आर वाइडेबल इन द आई ऑफ लॉ, ठीक है ना, यू में से सो, ठीक है। कहता है कि विधि की दृष्टि से व्यवहार शून्य है या शून्य करनी है और प्रतिरक्षा के सब ऐसे आधार उठाने होंगे जो ऐसे हैं कि यदि वे न उठाए गए तो यह संभव है कि उनके सहसा सामने आने से विरोधी पक्षकार चकित हो जाए या जिनसे तथ्य के ऐसे विवादक पैदा हो जाएंगे जो वाद पत्रों से पैदा नहीं होते। उदाहरणार्थ कपट, परिसीमा, निर्मुक्ति, संदाय, पालन या अवैधता दर्शित करने वाले तथ्य। आप कह सकते हैं कि इन्होंने हमारे साथ कपट किया था, इसे शून्य करनी है, हम नहीं करेंगे पालन, ठीक है, न्यू फैक्ट है, ठीक है, इनका अधिकार है, लेकिन इन्होंने इस अधिकार के जन्म लेने के कपट का प्रयोग किया था, इसलिए हम नहीं करेंगे, मेरा शून्य करनी है, हमने शून्य करने को शून्य करना मेरा अधिकार था, हमने नहीं किया प्रयोग अभी तक, और न संविदा के पालन की मांग की, कुछ नहीं किया, हम बैठे हैं आराम से। अब ये पालन कराने आए तो शून्य करनी तो मेरे विकल्प पर है, हम शून्य कर रहे हैं, ठीक है, हम कह सकते हैं कपट किया था इन्होंने,
ठीक है, तो स्पेशल फैक्ट है जो वादी के वाद पत्र के उत्तर में मेंशन किया जाना जरूरी है, क्योंकि अगर ये आप नहीं कहेंगे और बाद में कहना शुरू कर देंगे कि कपट इन्होंने किया था, तो उत्तर देने में मुझसे कठिनाई होगी। ठीक है, कहता परसीमा, आपको बताइए निर्मुक्ति, ये हमने पालन नहीं किया, ऐसा ही है, लेकिन इन्होंने कह दिया था कि भैया जाओ, छोड़ दिया तुम्हें, कोई जरूरत नहीं पालन वालन करने की। ठीक है, तो वचन ग्रहीता ये कर सकता है कि वचनदाता को वचन के पालन से पूर्ण मुक्ति ये दे सकता है, तो निर्मुक्ति इन्होंने हमें दे दी। संदाय हमने कर दिया है, संदाय या हमने पालन कर दिया, या जो कुछ ये करने के लिए कह रहा है वो सब कुछ अवैध है। तो दीज आर न्यू फैक्ट्स, ये नए तथ्य हैं जिनको संविदा में आपको उल्लिखित, संविदा कह रहे हैं आपको लिखित कथन में उल्लिखित करना ही चाहिए। किसके? लिखित कथन प्रस्तुत करने के नियमों के मुताबिक, क्योंकि लिखित कथन सिर्फ वादी के दावे का उत्तर नहीं है, वो उसके साथ साथ वादी के दावे के संबंध में संपूर्ण कथन है प्रतिवादी का। तो वॉट एवर यू वांट टू से इन रिस्पॉन्स ऑफ द क्लेम एस्टेब्लिश्ड बाय या इंस्टीट्यूटेड बाय द प्लेंटिफ, ऑल दैट शुड बी सेड बाय यू इन योर रिटन स्टेटमेंट। शेष बात हम लोग सोमवार को करेंगे।